गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सभी? सभी अच्छे होंगे। सभी को 9 अगस्त की हार्दिक स्वागत और जोहार। और सभी अपनी लाइफ को उन्नति करें, बेहतरीन करें। मैंने सोचा है कि क्यों ना वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त है, तो मैंने सोचा है कि जो ट्राइबल एरिया है और जहाँ पर राजस्थान RBSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों में कहीं पर भी अधिकतर TSP एरिया में सीटें सेकंड ग्रेड की खाली है, जिसकी वजह से 9th और 10th क्लास में बच्चे साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फाउंडेशन कमज़ोर है। वो चाहते हैं कि हम साइंस के फैक्टर में बेहतर करें, वहाँ उस फील्ड में हम जाएं, लेकिन उनको फाउंडेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं साइंस में तो और B.Ed हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए मैं जो अपने अंदर है वो आपको हर विद्यालय में जाकर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। मैंने सोचा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड करवाऊँ, उपलब्ध करवाऊँ। तो मैंने सोचा कि 10th क्लास जो एक बोर्ड क्लास है, वहाँ पर उनको एक रिस्क रहता है, एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाए हमारे साथ कि हिंदी में कर लेंगे, वो इंग्लिश में थोड़ा बहुत जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन साइंस में भी कर लेंगे रट के जैसे तैसे, लेकिन मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि यदि वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रटने वाली चीज़ें ऐसी कुछ भी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि 9 अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे पर बच्चों को मैं अपनी तरफ से क्या ऐसा निःशुल्क सेवाएं दे सकूं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ जो परेशानियां हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसका समाधान हो सके। तो मैंने क्लास 10th RBSC राजस्थान को 1 by 1 चैप्टर जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए मैं पढ़ाने की कोशिश रहेगी। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, अपने स्कूल के जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर ज़रूर करें। तो मैंने सोचा है कि इसको 1 by 1 क्लियर करवाऊँ। तो प्रश्नावली 1.1 जो है वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या से पहले मैं बता देता हूँ आपको, संख्याएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं है ना, और दूसरी होती काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्याएं जो होती है 11th और 12th क्लास में इसको पढ़ते हैं, इसलिए इसको अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है। 2 कैसे? पहली होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होती P/Q के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। दूसरी जो होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो एक P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है Q बराबर 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती हैं, और काल्पनिक जो इमेजिन के आधार पे होती है। तो हम बात करेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक। तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रयोग करेंगे?
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, न कि एचसीएफ से निकालें। देखो एचसीएफ को दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है जो मैं बता देता हूँ आपको। पहला कैसे कि जैसे 135 है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है 225, 135 और 225, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिसमें इसका भाग चला जाए, है ना। बताओ कौन सी संख्या है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 छोक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से चला जाएगा एक बार। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए तब तक अपने को चलना है। यहाँ पर भी आप 3 से भाग दे सकते हैं। 3 से 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा 5, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5। इसमें दोनों में जो कॉमन है उसका आपस में गुणा करके जो संख्या प्राप्त होगी वो एचसीएफ इसका आंसर होगा। समझ में आया कैसे? ये 3 और ये 3, दोनों को 3 मतलब 3, एक 3 लेना दोनों में से। ये 3 और ये 3, दोनों में से एक 3 लेना। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 5 है, नहीं लेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो एक 5 ले लेंगे। गुणा करो, 3 पंजे 15, है ना, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 आपका आंसर होगा। आप अपनी बुक में देख सकते हो, लेकिन हमें इस विधि से करना ही नहीं, हमें जो करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैंने बताया कि एचसीएफ को ऐसा मत करके आ जाना, क्योंकि इसने ऑलरेडी पहले बोल दिया प्रश्न में कि यूक्लिड विभाजन के माध्यम से सवाल को हल करना है, सोल्व करना है, ठीक। तो अब देखेंगे हम कि 135 और 225 को एल्गोरिथम के माध्यम से कैसे करें। यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, इसमें दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है बताओ? 135 है, बिल्कुल। तो 135 से भाग देंगे 225 में, कितने में? 225 में। 225 है, कितनी बार जाएगा? एक बार। 135, कितना बचा बताओ? 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, 90 135 को रखेंगे, कितनी बार जा रहा है? एक बार जाएगा, बिल्कुल। कितना आएगा? 13 में से 9 गया तो 4, फिर 45, 90 को रखेंगे, कितनी बार जा रहा? 2 बार। 45 कम 45, 45 2 90, ये 90 में से 90 गया 0। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक चलना है। पहली स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। कैसे? हल। हल में लिखेंगे हम दी गई संख्याएं, या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हो? 135 और 225, 135, ठीक है, और 225। स्टेप फर्स्ट स्टेप, ठीक। इसमें क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है वो 225 है ना, उसको कहाँ रखेंगे? आगे। बराबर क्या करेंगे, 135 में कितनी बार गुणा किया? एक बार किया, और शेष फल क्या रहा? 90। ये हमेशा शेष फल है, क्या है? शेष फल, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप। अब इसका आपस में गुणा भी करोगे, वापस 225 आ जाएगा, प्लस 90 को जोड़ोगे तो आ जाएगा।
अब सेकंड स्टेप क्या है, क्या है 135, जो बीच वाली संख्या है 225 ये रही, देख लो, और 225 इधर है, बीच में क्या है सेकंड वाले में 135, तो लिख दो 135 बराबर कितना है, कितने से भाग दिया 90 से, और कितनी बार गया एक बार, शेषफल कितना रहा नीचे 45। थर्ड स्टेप, बीच में क्या है 90, और कितने से भाग दिया 45, और कितनी बार गया 2 बार, प्लस शेषफल, जब तक जीरो नहीं आए तब तक स्टेप चलती रही। जीरो आ गया यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ आ गया, और ये वाली जो संख्या है ये अपना आंसर होगा। और इसका कितना है 100 मतलब 35 और 225 का जो SCF है वो 45, और वहाँ पर भी अपना कितना आया था 45। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, इसको मैं एक रब कर देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो रोक कर आप एक कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, अब करेंगे दूसरा सवाल। जितने भी सवाल होंगे दो संख्या वाले वो सारे ऐसे के ऐसे होंगे, दो संख्या वाले। दो संख्या कैसे, अभी किया था 135 और 225, उसी प्रकार से एक और सवाल करवा देता हूँ आपको। दूसरा ये है 196 और है 38 22 0, 38 22 0, दो संख्या है, इसी का SCF निकालना, लेकिन विधि कौन सी रहेगी, यूक्लिड विभाजन, है ना। कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्मेट जैसे अभी किया। छोटी संख्या क्या है 196, ठीक है, लगाओ भाग 38 22 0, कितनी बार जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा या 9 बार, एक ही बार जाएगा। यहाँ से देखो 196, क्योंकि 2 बार में तो ये 400 के आसपास चला जाएगा, है ना। तो एक बार तो 196, 2 में से 6 नहीं जाएंगे, 12, 12 में से 6 गए तो 6, 7 रहे, 17, 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो कितने रहे 8, और 2 में से 1 गए तो 1, और ऊपर से एक संख्या उतारी 18 62 हो गए। अब 18 62 हो गए, है ना, क्या हो गए 18 62। अब देखो, अब 18 62 अब कितनी बार जा रहा है, फिर देख लो 196 लगभग 9 बार के आसपास जाएगा, 9 छंग 54 हासिल 4, है ना, नहीं हासिल 5 आएगी, है ना, 9 9 9 81, 9 9 81, 81 और 5 86, है ना, और 9 9 और 8 9 और 8 17 17 64, यहाँ पे 17 64, ठीक, घटाओ 12, 12 में से 4 गए तो 8, उसके बाद यहाँ पे 5 रहा, 5 में से 6 नहीं जाएंगे, 15,
15 में से 6 गए तो 4, 4 और 5 9, है ना। और यहाँ पे रहे हासिल इधर ले ली 17, 17 में से 17 गए 0, ऊपर से उतारा 0, क्योंकि 2 पे ऑलरेडी पहले उतार लिए थे ये वाले, है ना। ठीक, अब ये कितनी बार गया, 9 बार, ये 9 लिख दिया। ठीक, आगे देखो 196 से एक बार गया, 9 बार गया, और अभी कितना अपने पास शेष है, कितना है 980। अब देखो 980 196 से कितनी बार गुणा करें तो 980 आ जाएंगे, लगभग 8 से नहीं 5 के आसपास, क्योंकि 6 पंजे 30, हाँ 5 0 आ जाएगा इधर, है ना। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 9 पंजे 45, 46 47 48, 48 का 8 हासिल 4, 5 5 4 9 आ गए 980। बिल्कुल, कितनी बार गया, 5 बार, 980। कितना रहा शेषफल 0। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हल, है ना। दिया गया है, या इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा, है ना, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हम। हाँ, अब आप लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से, ऐसा लिख सकते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अधिकतम कौन सी संख्या है, अधिकतम को इधर लिखो 38 22 0, बराबर क्या लिखना है, बीच में क्या है, बीच में क्या है बताओ, 38 22 0। अब 196 कितनी बार गुणा किया, एक बार किया, और प्लस नहीं एक बार क्यों किया, 196 में 195 से किया है, क्योंकि एक बार में ही चला गया, यहाँ पे स्टेप आई नहीं, आपको पता है स्टेप कहाँ आई, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप आई थी, लेकिन यहाँ पे 195। ठीक है, और प्लस शेषफल जो है 0, तो ये आपका आंसर रहेगा, है ना। मैं भी देख लेता हूँ आपकी किताब में, क्योंकि यही आपका आंसर रहेगा 3.1। 1.1 196 बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये वाला रहेगा, है ना, ये, क्योंकि इससे तो अपनों ने क्या किया, गुणा किया, बाकी ये अपनी संख्या रहेगी, है ना, आपको पिछली बार भी बताया था। एक और सवाल है, तो वो आपको खुद को करना होगा, क्योंकि सेम संख्या है, सेम, कुछ भी एडिट नहीं करना उसमें, सेम है ना। तो मैं पहला और दूसरा बता दिया है, अब दूसरा सवाल करेंगे। कौन सा करेंगे, दूसरा सवाल क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखा है इसने, मैं पूरा सवाल लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी। सवाल दूसरा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+2
3 फिर यह 6 प्लस 5 के रूप में का होता है, जहाँ Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले क्या चीज़ अपने को नोट करनी, धनात्मक पूर्णांक तो है। पूर्णांक किसे बोलते हैं? जो कहाँ से शुरू हो, प्लस भी हो सकती, माइनस भी हो सकती, लेकिन अपने पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक। जैसे ये 0 है, इधर जाएंगे 1 2 3 4, ठीक। और माइनस की भी हो सकती है, -3 -2 बटे सारी चीज़ें। यहाँ पे -1 -2, लेकिन अपने को क्या बोला कि धनात्मक। ये क्या है? धनात्मक। और ये है ऋणात्मक। ठीक है, ये दोनों पूर्णांक, लेकिन धनात्मक जिसमें प्लस हो, ऋणात्मक जहाँ पे माइनस हो। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ पर Q को ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं हल, है ना। A बराबर, यहाँ पे मान सकते हैं आप, A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। ठीक है, B क्या हो सकता है यहाँ पे? ये B बराबर क्या है? बराबर 6। ठीक है, R बराबर क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 2 3 धनात्मक ये पूर्णांक। ठीक है, B ये हो गया। Q आपका सॉरी, ठीक। तो आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करोगे बताओ? केस, अब यहाँ पे केस के हिसाब से चलेगा। केस फर्स्ट में क्या चलेगा? यदि अब यहाँ पे 0 है, यदि R बराबर 0 रखने पर ठीक है, किस में रखना है? R बराबर ये 0, इसको पहली समीकरण मान सकते हो आप, है ना। तो R बराबर 0 रखने पर किस में रखना है? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है, रखो। A बराबर, B की जगह क्या है अपने पास? 6 लिख दो, 6। Q प्लस R की जगह क्या रखना है? 0। तो A बराबर 6Q। ठीक, ये तो A का मान कितना है? इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 कर सकते हो। यहाँ पर क्या किया? ठीक, अब यहाँ पे केस नंबर, ये A का मान है, केस सेकंड में क्या किया बताओ? R बराबर 1 रखने पर रख दो 1, R बराबर 1 रख दो, इधर ही रख दो, तो ये राम A बराबर 6Q प्लस 1। ठीक है, ये समीकरण 3। यहाँ पे क्या लिखा? सम है या विषम?
क्या है, विषम, है ना, विषम संख्या। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर अपनों ने क्या किया, ये सम संख्या प्लस विषम बराबर क्या आया, यहाँ पे सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर हमेशा क्या होता है, विषम ही होगा। क्या होगा, विषम संख्या हमें प्राप्त होगी। कैसे, मैं बोल दूंगा आपको 3 + 4 कितना होगा, 7 है ना। 2 + 3 कितना आएगा, एक सम एक विषम, कितना आएगा, विषम है। ठीक, अब देखो केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में क्या रखना है, r बराबर 2 रखने पर, रखो 2, क्या है, वही 2 रखो इसमें, क्योंकि a बराबर 6q + 2, इसमें क्या किया, नॉर्मल संख्या रखनी, कुछ नहीं करना है ना, संख्या रखनी। इसमें क्या है, एक सम संख्या एक सम संख्या, क्या हुई, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, सम और सम, 4 और 4 8 होंगे, 2 और 2 4 होंगे। ठीक, अब एक और रख लेते हैं अपन, केस 4, r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q + 3, क्या आया, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर हमेशा विषम आएगी। और हमें क्या बोला, देखो 6q + 1 आ गया अपने पास, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 3, 6q + 5, तो अपने को 5 तक जाना है। एक केस 4, केस कितना होगा, ये 4 ये 5, r बराबर 4 रखने पर, इसमें भी a बराबर 6q + 4। ठीक, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम संख्या सम प्लस सम हमेशा बराबर सम। ठीक है, और एक लास्ट केस है, केस 6, इसमें r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर 6q + 5। ठीक, इसमें सम प्लस विषम बराबर विषम ही होगा। अब अपने को क्या करना, समीकरण दे देता हूँ मैं, ये 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 और ये 7, हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण कौन सी, क्योंकि 6q + 1 चाहिए, तो समीकरण 3, और उसके बाद 6q + 3, ये रहा 5, व 5 चाहिए, 6q + 5 लास्ट वाला, कौन सा, समीकरण 7 से स्पष्ट है, बस इतना लिखना, से स्पष्ट है, ये आ गया कि धनात्मक पूर्णांक से ये मान निकला। ठीक है, कुछ नहीं करना है, a बराबर bq + r, और b क्या है अपने पास, 6 6 6, q एक धनात्मक पूर्णांक है ना, और वो धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, और r अपनों ने माना है 1 2 3, है ना, 0 से लेकर, तो अपनों ने एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, फिर 2 3 4 5, कहाँ तक गए अपन, 5 तक, r बराबर, और ये अपने को स्पष्ट करना था। ठीक, ओके।
ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो चुका है। गणित ऐसी चीज़ है कि इसको सिर्फ एक डायरेक्शन मिलने के बाद भी सवाल हो जाता है, लेकिन जब तक डायरेक्शन नहीं मिलता है तब तक अपने को पता नहीं लगता है कि इसमें करना क्या है ना। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन का ही काम है, बाकी ये बहुत आसान है। अब है अपना सवाल नंबर 3। हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान। सवाल नंबर 3 किसी परेड में, मैं लिख देता हूँ सवाल नंबर 3, किसी परेड में 616 कितने 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले है ना, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आगे देखो, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो, किसी परेड, कोई भी परेड हो रहा है ना, परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, आर्मी की टुकड़ी है, उसमें 32 सदस्यों वाली एक सेना है ना, 616 आर्मी की टुकड़ी है, उसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, दूसरा आर्मी 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे, उसके बैंड के पीछे मार्च करना है। किसको? 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे करना है। किसको? 616 सदस्यों वाले दोनों समूह, दोनों कौन सा, एक ये समूह एक वो समूह, दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों, क्या कह रहा है ये? समान संख्या वाले स्तंभों। ये यहाँ से आपको क्वेश्चन को पकड़ना होगा। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना है। क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी इसमें है कुछ नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोल दिया कि समान संख्या वाले। अब दो समूह हैं, अब समान स्तंभों में करना है, मतलब उसको अब समान संख्या का कैसे पता लगेगा? तो वहाँ पे अपने को अधिकतम संख्या से, अधिकतम वो आ गया, वहाँ से भी पता लग रहा है, और यहाँ से समान संख्या वाले स्तंभों, अब समान दोनों को, जैसे एक 8 है एक 15 है, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ये जैसे एक 12 है एक 15 है, इसमें समान संख्या, समान स्तंभों। अब इसमें समान स्तंभों कैसे पता लगेगा? जिसको भाग लगाएंगे 3 का, 3 छुक 12 और 3 पंजे 15, 3
अधिकतम संख्या कितनी आई 3। इससे ही ये पूछ रहा है, ठीक है। ठीक 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 ठीक, हल करते हैं। हाँ, तो HCF समान संख्या अधिकतम लिख रखा है, वहाँ से पता लग जाएगा कि HCF कोष्टक में क्या है 616 और 32। वही करना है अपने को जो पहले किया है। 32 भाग लगाओ 616, एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार में 64 आ जाएंगे। 32 से कम 32, ठीक है। 11 में से 9 गए तो 11 में से 2 गए तो 9, 5 में से 3 गए तो 2, ऊपर से उतारा 6, ठीक। अब कितनी बार जा रहा है देख लो। 32 में लगभग 8 बार देखते हैं, देखिए 16 का 6 हासिल 1, 8 का 8 2 16 8 24 25, 256 8 बार जा रहा है, मतलब 9 बार नहीं जाएगा। 18, 32 इंटू 9 में कितना जा रहा है, 1 9 18 का 8 हासिल 1 27 28, 288, 8 हासिल 1 27 28, हाँ 8 बार 9 बार जा रहा है, ठीक है। तो कितने आ रहे 288, 16 में से 8 गए तो 8, ठीक है। और ऊपर से 8 में से 8 0 और ये 0, बिल्कुल आया समझ में। अब यहाँ पे कितना रहा 8 शेषफल। अब 8 और ये इसको 32 को बीच में डालो, 8 छोक 32, 32 से 32 0, 2 स्टेप में काम हो रहा है, ठीक है। इधर करो अब एल्गोरिथम प्रमेय से बोलो या HCF निकाल रहे हैं, है ना, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे 616 बराबर कितना है 32, 32 का गुणा 19 बार हुआ, कितनी बार 19 बार, प्लस शेषफल कितना रहा 8, ठीक। जब तक अपने को इधर वाला 0 नहीं आ जाए तब तक चलना है। ये फर्स्ट स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप। 32 बीच वाला उठाया, 32 बराबर 8, 8 का कितनी बार गुणा किया, कितने बार में भाग दिया 4 बार, 8 छक 32 और 0 का 0, ये आपका आंसर होगा। हाँ 8 ही आंसर होगा आपका, देख सकते हो आप। 8 स्तंभ, कितने स्तंभ हैं 8, बिल्कुल आ चुका है। इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करेंगे, मिटा देता हूँ इसको, रब कर देता हूँ। बिल्कुल आगे है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, है ना, प्रेमिका का प्रयोग करके है ना, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पहले क्या आया था, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक आया था, अब क्या आ गया, का वर्ग। ठीक है, आया समझ में, मतलब कोई भी एक संख्या है उसका वर्ग बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। का वर्ग किसी पूर्णांक m, क्या लिख रखा, का वर्ग किसी पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस क्या है के, हाँ बस दो ही है ना, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। ठीक है, इसमें भी सेम करना है। क्या करना है, वही सबसे पहले हल डालो। इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, a बराबर बी क्यू प्लस आर। b क्या है अपने पास 3, तो b बराबर कितना है 3। r बराबर क्या है, r क्या कह रहा है, किस कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करना है। मतलब धनात्मक पूर्णांक 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, ठीक ठीक। कहाँ तक जाना है अपने को, सिर्फ 3 तक जाना है, 1 तक ही जाना है। ये 1 वहाँ पे 5 लिख रखा था, 5 तक जाना था। ठीक है, तो यहाँ अपने 2 स्टेप में काम हो जाएगा, 1 से 2 स्टेप। चलो, तो आज हम आगे स्टेप का इसको करते हैं। देखो इसको, हाँ, ए बराबर, इसकी जगह क्या डाल देता हूँ मैं 3, बी की जगह क्या डाल दिया मैंने 3m, और r की जगह क्या डाल दिया मैंने 0। ठीक, ये 0, तो a बराबर क्या निकला, सिर्फ 3m। ये इस संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। ये धनात्मक संख्या है, आ गई, इसको मान लेते हैं, इसका वर्ग करना है। का वर्ग करेगा तो हम लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक, करो वर्ग। आगे वाला जो सवाल आ रहा है उसमें लिख रखा इस जगह सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, और वहाँ पे क्यूब लगाना है। सेम है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये इसका क्योंकि समीकरण 1 का कर रहे हैं तो वर्ग कर रहे हैं, तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m का वर्ग किया। ठीक है, अब a स्क्वायर बराबर 3 का करेंगे, 3 3 9 और m स्क्वायर। ठीक, लेकिन इस पूरे को क्या मानेंगे हम, ये संख्या आई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको क्या मान लेंगे, पूरे को m, 3m को। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, a स्क्वायर बराबर 3 है ना, और कोष्टक में डाल दो 3m ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा दो 3m का स्क्वायर, ये वाला वापिस, तो इसको पूरे को m मान लेगा, है ना। रुको रुको 1 सेकंड, इसको ऐसे करो, a स्क्वायर बराबर इसका कितना आया 9m स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर बराबर 3 और आगे देखो कोष्टक में डाल दिया फिर 3m स्क्वायर। ठीक, इसको माना है पूरा को इसने m, कितना माना m मान लिया। ठीक है, और ये समीकरण इसको लिख देते हैं आगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3m हो गए, सिर्फ 3m कहाँ, क्योंकि यो m मान लिया टोटल को। ठीक है, इसको ए से कोष्टक में डाल दो और समीकरण 2 डाल दो। ठीक, आगे देखो, आगे देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले क्या रखा अपनों ने 0 रखा, r बराबर कहाँ गया वो, r बराबर हमने ये r बराबर 0 रखा। ठीक है, उसके बाद इसका वर्ग किया। ठीक, अब वर्ग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रखेंगे कि r बराबर, ये लिख सकते हैं कि इसमें, एक सेकंड रुको, ये समीकरण 1 डाल दी, ये इसको हम स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं, स्टेप फर्स्ट, ये फर्स्ट कंप्लीट। अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। ठीक, अब सेकंड में क्या करना कि r बराबर 0 तक रख दिया। अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा कि a बराबर 3m प्लस 0 हुआ था, यहाँ पे 0 हो गया था, तो यहाँ पे होगा 3m प्लस 1। ठीक, इसका क्या करेंगे, क्योंकि अब 3m प्लस 0 तो ये क्या आया 3m, अब इसका हमने वर्ग किया। अब उसी हिसाब से r बराबर 1 रखा, उसका क्या आया 3m प्लस 1, यहाँ पे 0 रखा था, इसके बाद ये आया, तो इसके बाद 1 रखा, ये आया। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, है ना, क्या करेंगे इसका वर्ग करने पर, है ना, तो इसका हम 3 डाल दो समीकरण 4 का वर्ग करने पर, समीकरण 3 का वर्ग करने पर करो ए स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये a प्लस बी मान सकते हैं ना, तो 3m प्लस 1 का क्या है इसका, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, बताओ, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, देखो ए स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 और 3m मतलब 2a और b का 1। ठीक, ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 तिया 6m और 1 का गुणा किया 1। अब इसको क्या आगे ले आता हूँ मैं, ए स्क्वायर बराबर 9m प्लस 6m प्लस 1, ये स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है बताओ, 3 आ सकता है, ए स्क्वायर बराबर 3, तो 3 तिया 9, 3m स्क्वायर प्लस 42। ठीक, m भी आ रहा है, 3m पूरा लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस 1 क्या कॉमन लिया देख लेते हैं एक बार, 3m प्लस 1, तो यहाँ पे पूरा ली, हाँ ठीक है, एक सेकंड, 3a स्क्वायर प्लस 2 6, बिल्कुल, यहाँ पे 3 कॉमन लिया इसने, 3m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस में ये 1। अब इस पूरे को क्या मान लिया इसने m, और यहाँ पर भी क्या माना था इसने m, जहाँ पे कॉम्प्लिकेट आया उसको पूरे को m मान लिया है, मतलब कठिन, है ना। अब a स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे की जगह क्या रख दिया m
और प्लस 1, ये आ गया। ये क्या है, समीकरण नंबर 4। यही तो बोल रहा था वो कि 3m, इसको खाली स्पष्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप टेंशन नहीं लें, इसमें सिर्फ स्पष्ट करना है कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं यूक्लिड विभाजन के माध्यम से। ठीक, तो 3m, ये 3m आ गया। इसको वर्ग किया, क्यों किया, ये सवाल कह रहा वर्ग करने पर, है ना, धनात्मक पूर्णांक, तो इसका वर्ग किया। वापस मैं एक बार समझा देता हूँ, ये सवाल है कि प्रमेय के माध्यम से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में जाना, मतलब ये 2 स्टेप दे दी, मतलब 2 तक जाना है, और वहाँ से पता लग गया कि वर्ग करना है, कोई भी पूर्णांक है उसका वर्ग। तो ये अपना फॉर्मूला है, a बराबर BQ + R। b क्या है 3, ठीक है, r क्या है 0, 1, 2, 3। ये कहाँ से आया, धनात्मक पूर्णांक, ये बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन अपने को धनात्मक लेना है और साथ में वर्ग करना है ना। तो इसका क्या किया, 0 रखा, तो ये 3m + 0, तो 0 हो गया ये तो, और ये a बराबर 3m, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का वर्ग किया, क्या आया 9m², है ना, 3, और इसका कॉमन लिया 3, और 3m² का क्या मान लिया, m मान लिया, और आगे क्या लिख दिया, a² बराबर 3m। ठीक है, ये 3m आ गया, वर्ग किया। इसने बोला का वर्ग करने पर क्या आना चाहिए, 3m या 3m+1, 3m आ गया, वर्ग किया, क्योंकि ये वर्ग लगा हुआ है। r बराबर 1 रखा है, तो क्या आया 3m, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 1 आ गया। इसका वर्ग किया, तुरंत क्या किया, तो 3m+1 का स्क्वायर किया, तो a + b का स्क्वायर से a² + b² + 2ab, a² बराबर 9m² + 1² + 2ab, है ना, तो 3m+1। इसका सारा काउंट किया, स्टेप बाय स्टेप किया, तो ये आ गया। और ये कहाँ से, ये, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण कौन सा, 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है कि 3m लिखो तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत, 3m और 3m+1 होता है। ठीक, ये आंसर स्पष्ट करना है, यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा आंसर शीट में। ठीक है, ओके। लास्ट सवाल है, वो है घन। कौन सा सवाल है, घन। इसमें क्या कर रखा है देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वो ये 8 स्टेप तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 8, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, का घन करना है। और घन का सूत्र जैसे वहाँ पर आएगा a + b³, तो वहाँ पर करना है a³ + b³ + 3ab और a + b। ये फॉर्मूला होता है, या इसी को लिख सकते हैं आप a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। ये दोनों एक ही बात है। ठीक, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है। ये सिर्फ पूरी प्रश्नावली 1.1 वास्तविक जो संख्या हैं उसका 1.1 क्लियर की है, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 सवाल आपके लिए छोड़े हैं। 1.1 का मैं पहला और दूसरा मैंने करवाया, तीसरा आपको करना है, और उसके बाद दूसरा करवा दिया, तीसरा करवा दिया, चौथा करवा दिया, और 5वां सिर्फ घन लगाना है। और घन में वही है चीज़ें आपको क्लियर हल्का सा मैं बता देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पे 9m आना चाहिए,
या फिर 9m प्लस क्या लिख रखा 1 आना चाहिए, या 9m प्लस 8 आना चाहिए। यहाँ तक जाना है। कहाँ तक जाना है? यहाँ पर 1 तक गए थे, यहाँ पर 8 तक जाना है, और उसी में यही है घन है। तो आप सोच ले b बराबर नहीं, a बराबर बी क्यू प्लस क्या आएगा r। ठीक, तो यहाँ पर a बराबर b क्या है 999, तो यहाँ पर लिख दो b बराबर 9, और r बराबर क्या है धनात्मक है संख्या 0 1 2 कहाँ तक जाना है 9 तक जाना पड़ेगा आपको, 8 तक, है ना। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। a बराबर स्टेप फर्स्ट चलेगी ये, a बराबर b की जगह 9 आ गया, और q वास्तविक संख्या है प्लस r 0, तो a बराबर 9q। ठीक है, अब इसका घन करेंगे तो aq बराबर 9q का इसका घन करेंगे, कितना आया बताओ 81 क्यूब। ठीक है, अब इसका क्या किया aq 81। अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है बताओ, 9 आ सकता है, फिर 9q का ये पूरे को क्या मान लिया इसने m मान लिया, और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 9m। ये आ गया आपका 9m, बस ये 9m, क्योंकि 9q की घात 3 ये पूरे को m मान लिया। ये सेम टू सेम ऐसे ही आपको इसका फिर क्या करना है, आपको वर्ग 9m, ये aq आ गया है ना, aq बराबर 9m। अब 9m r बराबर 0 रखा, अब 9m प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 9q प्लस 1 उसका क्या होगा वर्ग होगा। यहाँ पे वर्ग किया, ये आ गया। अब 1 रखेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर 2 रखेंगे उसका वर्ग, फिर 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपको यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपका सपोर्ट रहा तो हम बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना आसान तरीके से आपको कोई समझाने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें कुछ भी नहीं है। जो पहला SCF जो है वो यूक्लिड विभाजन के माध्यम से करना है, और उसमें भाग देते जाना है जब तक अपना 0 नहीं आ जाए। उसके बाद इसका जो है स्पष्ट करने वाले 2 से 3 सवाल है, 4 सवाल है स्पष्ट करना है, कुछ नहीं करना। और ये मात्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती, और वहाँ पर अपने डायरेक्ट करके आ जाते हैं, किसके माध्यम से SCF निकाल के आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, थैंक यू गाइस।